हेलो कोडर्स, मेरा नाम है मोहित और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नमपाई को। ये भी का पाइथन का काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट मॉड्यूल होता है जिसका यूज करके आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो, डेटा को प्रोसेस कर सकते हो, एरेस के साथ काम कर सकते हो, डायमेंशंस के साथ काम करते हो। मैं बात करूं पाइथन का यूज करके, जब आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई की फील्ड में जाओगे तब नमपाई एक ऐसा मॉड्यूल होगा जिसको आपको पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं numpy होता ही क्या है। numpy is a powerful library in Python that supports for large multi-dimensional array and matrices। जैसा मैंने कहा, numpy एक बहुत ही पावरफुल मॉड्यूलर एक लाइब्रेरी है पाइथन की, जिसका यूज करके आप लार्ज मल्टी डायमेंशनल एरे और मैट्रिसेस के साथ काम करते हो। जब आपके पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट प्रेजेंट होता है, उसको अगर आपको हैंडल करना है तो यहाँ पर आपकी numpy की बहुत ज्यादा जरूरत होगी आपको। इसी के साथ में प्रोवाइड बेटर वे फॉर हैंडलिंग डेटा है। अगर आपको डेटा के साथ हैंडल करता है तो बहुत ही एफिशिएंट वे प्रोवाइड कराता है आपको। इसी के साथ में फास्ट एंड इजी टू लर्न, बिल्कुल इजी टू लर्न है। एकदम अच्छी तरीके से फोल्डर क्रिएट करने के बाद एकदम जब तक आप नंपाई सीख नहीं जाओगे तब तक मैं इस पूरी ट्यूटोरियल में कोशिश करूंगा ए टू जेड चीज को कवर कर सकूं मैं। इसी के साथ में हम हमारे नमपाई का ट्यूटोरियल करेंगे जुपिटर नोटबुक पे। जुपिटर नोटबुक काफी ज्यादा एक बढ़िया चीज है जिसका यूज करके आप पाइथन को कर सकते हो, आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हो, लेकिन जब आप बात करते हो एआई, एमएल और आर्ट, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स, पांडास के साथ जब हम काम करते हैं या फिर नमपाइस के साथ जब हम काम करते हैं, तब सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाने वाला कोई सॉफ्टवेयर है तो वो है जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक बहुत बड़े लेवल पे भी आप यूज कर सकते हो। आप अगर किसी कंपनी लेवल पे काम करने जाओगे तो वहां पर आपको जुपिटर नोटबुक पे काम करने को होगा। वहां पर आपको जुपिटर नोटबुक पे काम करना होगा, इसलिए मैंने इस ट्यूटोरियल के लिए आपके जुपिटर नोटबुक को प्रेफर किया है, क्या ताकि मैं आपको बता सकूं जुपिटर नोटबुक पे आपको किस तरीके से काम करना है। इसी के साथ में थोड़ा जुपिटर नोटबुक के बारे में देख लेते हैं। Jupyter is a large web-based interactive development environment for notebook code and data। वेब बेस्ड एनवायरनमेंट होता है, यानी जैसे आप लाइव सर्वर पे काम करते हो वैसे ही जुपिटर नोटबुक पे आपका लाइव काम चलता है। आपको एक पोर्ट दिया जाता है, उस पोर्ट पे आपको काम करना पड़ेगा। नोटबुक कैन बी शेयर विथ अदर ईमेल, ड्रॉपबॉक्स, गिटअप। यानी आपकी जो नोटबुक है उसका लिंक आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, आपकी गिटअप पे डाल सकते हो, ड्रॉप बॉक्स पे डाल सकते हो, मेल कर सकते हो। योर कोड कैन प्रोड्यूस रिच इंटरेक्टिव आउटपुट देगा, HTML, इमेजेस, वीडियो, कस्टम MIME टाइप्स। और जुपिटर सपोर्ट ओवर 40 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूडिंग पाइथन, आर और जूलिया एंड स्काला। तो ये काफी ज्यादा सपोर्ट करता है 40 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जिसमें पाइथन सबसे ज्यादा मेन है। यानी अगर मैं जुपिटर की बात कर रहा हूँ तो समझ लेना आप 50 to 60% लोग जुपिटर को सिर्फ पाइथन के लिए यूज करते हैं। उसमें भी समझ लीजिए कि उस 60% में से भी वापस 60% या 50% लोग उसको मशीन लर्निंग या एआई के लिए यूज कर रही है, आप मान के ही चलिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस ट्यूटोरियल को, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो नमपाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो भी ट्यूटोरियल्स है उसकी जो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैंने क्रिएट करी है जिससे मैंने आपको पूरा नमपाई एकदम अच्छी तरीके से समझाया है। नमपाई का इंट्रोडक्शन, जुपिटर नोटबुक का इंट्रोडक्शन, किस तरीके से आपको मॉड्यूल इंस्टॉल करने हैं, पिप क्या होता है और किस तरीके से नमपाई इंस्टॉल करना है, जुपिटर को किस तरीके से इंस्टॉल करना है, नमपाई की लाइब्रेरी को किस तरीके से आपकी पाइथन फाइल में इंपोर्ट करना है, किस तरीके से वर्क करना है, और जितनी भी एकदम कंप्लीट पैकेज के साथ ये पीडीएफ होने वाली है। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप सिंपली ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी प्रिंट आउट निकाल के आप संभाल कर रखिए, बिल्कुल एक हैंड रिटन होने वाली है, बिल्कुल एकदम प्रॉपर आउटपुट के साथ सब चीजें अवेलेबल है। और इस ट्यूटोरियल पे भी मैं आपको सब चीजें बताऊंगा, तो इस पीडीएफ को गो थ्रू कर सकते हैं, आपको नोट्स लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल कर सकते हैं चीजों का। तो ये मैंने आपके लिए एक पीडीएफ को तैयार करा है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, सब चीजों के बारे में बात करिए, आप देखिए यहाँ पर। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारे नमपाई के ट्यूटोरियल को। और नमपाई मैंने बताया, नमपाई इज अ पावरफुल लाइब्रेरी, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर लार्ज मल्टी डायमेंशनल एरे एंड मैट्रिक्स। जब भी आपको मल्टी डायमेंशनल एरेज मैट्रिक्स के साथ काम करना पड़ता है तब आपका नमपाई एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइब्रेरी क्रिएट करनी, बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइब्रेरी है। और बेटर वे ऑफ हैंडलिंग डेटा, फास्ट एंड ईजी। और नमपाई जो है वो आपका मेमोरी मैनेजमेंट की तरह भी काम करता है, मेमोरी भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। और इस ट्यूटोरियल में जुपिटर नोटबुक की बात करेंगे। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर मैंने जो पाइथन
ट्यूटोरियल नाम से फ़ोल्डर क्रिएट करा है, उसके अंदर मैंने एक numpy नाम से फ़ोल्डर को क्रिएट करा है। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको सिंपली एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है आपका। उस फ़ोल्डर के अंदर आपको आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए आप सिंपली आपके जो फ़ोल्डर है उसके अंदर शिफ्ट प्लस राइट क्लिक प्रेस करके आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर सकते हो। आप देखिए ओपन इन टर्मिनल, या फिर आपकी जो ये एड्रेस बार है इसमें डायरेक्टली अगर आप सीएमडी लिख दोगे तो यहाँ पर आपका कमांड प्रॉम्प्ट हो जाएगा। जिस करंट वर्किंग डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हैं उस करंट वर्किंग डायरेक्टरी में आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। सिंपली आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं पाइथन डाउनलोड। और मैंने आपको बताया, हमने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में बात करी है पाइथन को किस तरह से डाउनलोड करना है। आप सिंपली पाइथन डाउनलोड लिख के जो भी लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करके पाइथन की फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा अभी पहले से पाइथन डाउनलोड है तो मैं अभी डाउनलोड नहीं करूंगा। और आपको ध्यान रखना है जब भी आप पाइथन डाउनलोड करें तो वहां पे आपका ऐड टू पाथ का ऑप्शन आएगा, उसमें आप ऐड टू पाथ के ऊपर चेक कर दीजिए। और वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, फिर आई बटन पे क्लिक करके आप किस तरीके से पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐड टू पाथ किस तरीके से करना है वो मैंने उस वीडियो में बताया, तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए हम चलते हैं वापस numpy के अंदर। तो अभी मैं देखूंगा पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, तो यहाँ पर हमारा पाइथन का वर्जन आ जाएगा, पाइथन 3.12 का ट्यूटोरियल में है। सबसे पहले numpy इंस्टॉल करना है तो मैं लिखूंगा पाइथन इंस्टॉल numpy। करंटली मेरी जो numpy लाइब्रेरी है वो करंटली इंस्टॉल है हमारे सिस्टम में, तो अभी हमारा इंस्टॉल नहीं हुआ। लेकिन अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगी तो आप ये प्रोग्राम रन करके, इस कमांड को रन करके आप आपकी numpy लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि जुपिटर को किस तरीके से इंस्टॉल करना है। काफी लोग क्या करते हैं, जुपिटर की वेबसाइट पे जाके जुपिटर को इंस्टॉल करते हैं। लेकिन क्योंकि हम सिर्फ पाइथन में काम कर रहे हैं तो मेरे को जुपिटर किसी दूसरे के लिए नहीं चाहिए, मेरे को जुपिटर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, मुझे जुपिटर नोटबुक चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा पिप इंस्टॉल जुपिटर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से आपका इंस्टॉल होगा जुपिटर। करंटली मेरे numpy और जुपिटर दोनों इंस्टॉल है। और सिंपली जुपिटर चालू करने के लिए आपको कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सिंपली जिस वर्किंग डायरेक्टली पे आपको जुपिटर चालू करना है उस वर्किंग डायरेक्टली को कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है जुपिटर नोटबुक। तो जैसे मैं जुपिटर नोटबुक यहाँ पर लिख दूंगा तो यहाँ पर आप देखिए मेरा जुपिटर नोटबुक हमारे ब्राउजर के अंदर ओपन हो गया है। और ब्राउजर के अंदर ही आपका एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जुपिटर नोटबुक के साथ काम करने के लिए आपका पाइथन और numpy आपके सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल होना चाहिए। तो यहाँ तक आपका समझ आ गया होगा, आई होप। आप पीडीएफ में भी गो थ्रू कर सकते हैं कि पीडीएफ में मैंने बताया कि इंस्टॉल करना है numpy को, इंस्टॉल करना है जुपिटर को, और जुपिटर नोटबुक लिख के आपको सिंपली आपकी जुपिटर कमांड को ओपन करना है। अब आप देखिए मैं थोड़ा जुपिटर का ग्लैंस दे देता हूँ कि जुपिटर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आपको फाइल क्रिएट करनी है। लेट्स सी कि जब भी आप जुपिटर में काम करते हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको न्यू फाइल ओपन करनी है। यहाँ पर आप देखिए न्यू नोटबुक को यहाँ पर ओपन करना है और अपने आप ही यहाँ पर एक नोटबुक क्रिएट हो जाएगी। आप देखिए पाइथन 3 का आपको सिलेक्ट करना है, ऑलवेज प्रिफर करना है और यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपकी एक जुपिटर नोटबुक यहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो इस टाइप का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और इसमें सब चीजें बताता हूँ क्या होती है। तो ये तो सबसे पहला आपका बटन हो गया सेव करने का। फाइल जब भी आपको सेव करनी है या फिर चेक पॉइंट क्रिएट करना है आपका तो ये यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक ये इस चीज को बोलते हैं हम सेल। ये हो गया हमारा एक सेल, इसके अंदर आप कमांड्स लिखते हो। लेट्स सी आप इसमें पाइथन का कुछ भी कमांड लिख सकते हो। मैं लिखूंगा पाइथन हेलो वर्ल्ड, मैं लिखूंगा पाइथन हेलो वर्ल्ड। तो पाइथन ही है, सिंपल कुछ नहीं है। और अगर आपको एंटर प्रेस करोगे तो सिंपली आप सेल के अंदर नीचे चल जाओगे, यानी आपको फॉर लूप ऐसा कुछ चलाना है तो आप ऐसा फॉर लूप चला सकते हो, टैप करके इंडेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। लेकिन जब आपको एक्सिक्यूट करना है तो आपके दो ऑप्शन होते हैं एक्सिक्यूट के। अगर आप यहाँ पर रन पे क्लिक करोगे, जस्ट रन दिस सेल, तो आप रन कर सकते हो। और आप सिंपली आप बार बार आप माउस नहीं चलाना चाहते, आप डायरेक्ट कीबोर्ड पे काम करते हो तो डायरेक्टली आपका जो भी स्टेटमेंट है प्रोग्राम का वो आप लिखिए और शिफ्ट प्लस जैसे एंटर प्रेस कर दोगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली उसी लाइन के नीचे आउटपुट मिल जाएगा। तो ये आपका पाइचाम वो जुपिटर इस तरीके से काम करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक वेरिएबल क्रिएट करना है, मेरे को वेरिएबल क्रिएट करना है 12 नाम से, शिफ्ट प्लस एंटर क्रिएट करा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ आउटपुट नहीं मिला, हमारा एक वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट हो गया 12 नाम से। अब आप इस बात को ध्यान दीजिए, अब मैं जिस जगह जाऊं उस सेल के अंदर, नेक्स्ट सेल के अंदर आपका ए यूज कर सकता हूं। जैसे मैं ए लिखूंगा तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ए प्रिंट हो गया। मैं बार बार प्रिंट नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली हेलो वर्ल्ड भी लिख देता हूँ तो आपको
ध्यान रखना है कि जब भी आपको स्ट्रिंग या फिर कुछ प्रिंट कराना है तो आपको सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है। अगर आपको कोई वेरिएबल प्रिंट कराना है तो बार-बार आप ऐसे नहीं लिखोगे, प्रिंट ए ऐसे लिखो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिख दोगे तो आपका वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। तो ये बात है आपकी। इससे क्या है, कट दिस सेल बॉक्स कट हो जाएगा, सेल बॉक्स न्यू सेल, जैसे न्यू सेल बॉक्स क्रिएट करना होता तो ऐसे क्लिक करता होगा तो जिस भी लाइन पे हम सेल बॉक्स है उस लाइन का सेल बॉक्स यहाँ पर हमारा आ जाएगा। और इस तरीके से आप सेल बॉक्स को कट कर सकते हो। आप देखिए मैं सेल बॉक्स को कट कर दूंगा तो सारे सेल बॉक्स यहाँ पर हमारे रिमूव हो गए। इस तरीके से ये कॉपी वाला ऑप्शन है, ये पेस्ट वाला ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ गए होंगे आप। ये है आपका रन वाला बॉक्स। कोई आपको प्रोग्राम रन करना है तो और कुछ स्टॉप करना है, कोई करंट वर्किंग प्रोसेस आपको स्टॉप करनी है तो आप इस वाले कमांड को यूज कर सकते हो। और ये वाले कमांड बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सेल के बारे में बताता हूँ, क्या है सेल। लेट्स सी कि आप सेल से, मैंने बताया कि सेल में आप कुछ वेरिएबल लिख सकते हो। तो आप देखिए मैं a इज इक्वल्स टू 12 लिखूंगा। जैसे ही लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं एक नए टर्मिनल को ओपन कर, या फिर मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे को रीलोड कर दूंगा। मैं, आप देखिए पूरे कर्नल को रीस्टार्ट कर दिया, पूरा कर्नल को रीस्टार्ट कर दिया। इसको कट करूंगा। अब आप देखिए इससे क्या होता है, आप पूरा कर्नल को रीस्टार्ट कर सकते हो, यानी जो भी आपने काम किया है वो सारा काम आपका डिलीट हो जाएगा। आपका कर्नल बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से ऐसा लगेगा कि आप स्टार्टिंग से काम कर रहे हो। सब चीजें रिमूव हो जाएगी आपकी, यानी कंट्रोल प्लस ए करके डिलीट कर दिया आपने सब कुछ। ये काम होता है रीस्टार्ट करना कर्नल मतलब। अभी आप देखिए मैं क्या करूंगा, ए इज इक्वल टू 12 लिखा। अब आप देखिए जैसे मैंने ए इज इक्वल टू 12 लिखा तो यहाँ पर हमारा 1 आ गया है। यहाँ पर आप देखिए 1 लिखा हुआ आ गया है, यानी ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब जब भी हम इस कर्नल को रन करेंगे तो पहले ये वाला स्टेटमेंट रन होगा। अगर मैं इधर एंटर, मैं इस लाइन को स्किप कर देता हूँ, मैं कुछ लाइन को स्किप कर देता हूँ तो ये हमारा स्किप हो गया लाइन। और यहाँ पर मैं लिखूंगा ए को अगर प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारा फर्स्ट लाइन हुई, ये हमारी सेकंड लाइन हुई। अगर मैं इधर अब कुछ बी इज इक्वल टू 3 लिखूंगा तो ये हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट हुआ, ये हमारा स्टेटमेंट सेकंड हुआ और ये हमारा स्टेटमेंट थर्ड हुआ। जब भी ये कर्नल रन होगा तो सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट रन होगा, नेक्स्ट हमारी ये वाला स्टेटमेंट रन होगा, फिर हमारा ये वाला स्टेटमेंट रन होगा। और क्या क्यों होगा सब बताऊंगा मैं किस तरीके से क्या है ये। मैं अगर यहाँ पे बी को प्रिंट करना चाहता हूँ, यहाँ पे बी प्रिंट हो गया है। अभी आप देखिए, अभी आप देखिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये। अभी अब देखिए मैं सी लिखूंगा और सी को अगर यहाँ पे प्रिंट कराने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आप देखिए हमारी एक नॉट डिफाइंड वाली एरर आ गई है। मैं क्या करूं, अगर मैं सी को यहाँ पर डिफाइन करूं, मैं अगर सी लिखता हूँ 61, सी को यहाँ पर डिफाइन कर दो, यहाँ पर देखिए सी डिफाइन हो गया सक्सेसफुली। लेकिन जब मैं इस पूरे कर्नल को रन करता हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे को पूरे रीस्टार्ट करूंगा और रन कर दूंगा सारे सेल को। तो क्या है ये, अब आप देखिए जिस जिस तरीके से हमारा सेल काम कर रहा है, सबसे पहले ये रन होगा, ये रन होगा, ये रन होगा और यहाँ पर हमारा सी भी यहाँ पर रन हो जाएगा। जैसे आप कर्नल को रीस्टार्ट करोगे तो लाइन वाइज वापस हमारा ये सब रन होने लग जाएगा। तो ये है कर्नल का सिस्टम, आप समझ गए होंगे। तो इसको अभी सबको मैं डिलीट कर दूंगा, फिर इस पूरे कर्नल को रीस्टार्ट कर दूंगा। तो सारे हमारे देखिए इस कर्नल को रीस्टार्ट कर दूंगा मैं। तो ये क्या है, इस सबको मेरे को पहले सेल को डिलीट करना पड़ेगा। सारे सेल डिलीट करके कर्नल को रीस्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर अब हमारा एक कर्नल रीस्टार्ट हो गया है। और ये एक होता है मार्क डाउन और कोड। कोड का क्या मतलब होता है, कोड अगर यहाँ पर आप इस कोड को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर कुछ भी लिखोगे तो वो एज अ पाइथन कोड काम करेगा। मैं लिखूंगा हेलो तो एज अ पाइथन कोड काम कर रहा है। लेकिन क्या हो कि आपको कुछ कमेंट लिखना हो तो कमेंट लिखने के लिए आप मार्क डाउन कर सकते हैं। अब मार्क डाउन में भी काफी सारी चीजें होती है। हैश लिखकर आप अगर आप लिखेंगे दिस इज नंपाई ट्यूटोरियल, दिस इज नंपाई ट्यूटोरियल और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए हमारा नंपाई ट्यूटोरियल आ गया है। मैं लिखूंगा स्टार स्टार हेलो और वापस लिख दूंगा स्टार स्टार। तो मेरे को मार्क डाउन करना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा मार्क डाउन। मैं इसको करूंगा मार्क डाउन पहले, या फिर इधर ही वापस करता इसको करूंगा मार्क डाउन। और जैसे इसको एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए बोल्ड हो चुका है, हमारा हेलो लिखा हुआ है वो बोल्ड हो चुका है। आप लिख सकते हैं कि दिस इज मोहित PRA प्रजापत। वापस अगर हैश लगा दूंगा तो क्या होगा, वापस हैश लगा दूंगा कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अंडरस्कोर लगाऊं तो किस तरीके से होगा, दिस अंडरस्कोर दिस। तो मार्कडाउन को मेरे को पहले सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मार्कडाउन सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। तो इसको कर दूंगा मार्कडाउन। तो इससे क्या होगा, इससे आपका इटैलिक हो जाएगा। अगर मैं डबल अंडरस्कोर लगा देता हूँ, इधर भी डबल अंडरस्कोर लगा दूंगा तो बोल्ड हो जाएगा। और ये क्या होगा, इधर एक और यार डबल मैं लिखूंगा दिस। तो ये क्या होगा, अब ये अंडरस्कोर आ गया और ये दिस यहाँ पर इटैलिक के अंदर आ गया। इटैलिक आपको करना है तो अंडरस्कोर आप लिख सकते हो
और अब मैं ट्रिपल अगर स्टार लगाता हूँ, मैं अगर 3 स्टार लिखता हूँ तो क्या होगा यहाँ पर, मैं इसको करूँगा 1 2 3 और फिर लगूँगा हेलो, फिर वापस 1 2 3 लिखूँगा। तो अब ये बोल्ड और इटैलिक दोनों हो चुका है। तो बोल्ड करने के लिए आपको सिंपली स्टार लगाना है, इटैलिक करने के लिए अंडरस्कोर, और हेलो लिखने के लिए आप सिंपली कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि बोल्ड ट्रिपल अगर आप बोल्ड लगा दोगे तो आप बोल्ड और इटैलिक दोनों हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपकी मार्कडाउन के बाद। अब स्टार्ट करते हैं हमारे नमपाई को। तो नमपाई इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले पाइथन के अंदर। तो मैं नमपाई को इंस्टॉल करूंगा, इंपोर्ट नमपाई एस एनपी। तो सबसे पहले वापस मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कर्नल को रीस्टार्ट कर देता हूँ मैं सबसे पहले। तो यहाँ पर कर्नल स्टार्ट हो गया और ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्टेटमेंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि क्या है स्टेटमेंट्स के अंदर। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं पीडीएफ में भी गो थ्रू करूंगा। सबसे पहले आप देखिए, इंपोर्ट करूंगा नमपाई। तो नमपाई इंपोर्ट करने के बाद क्या करा मैंने, नमपाई इंपोर्ट करा एनपी के थ्रू। तो जब भी आपको अब नमपाई यूज करना है, तो अब नमपाई को कोई मेथड यूज करना है तो एनपी डॉट लिख सकते हो। बार बार आपको नमपाई लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट एमपी डॉट एरे, एनपी डॉट सॉर्ट, एमपी डॉट मैक्स, इस तरीके से आप काम कर सकते हो नमपाई के अंदर। सबसे पहले मैं खुद की एक एरे क्रिएट कर सकता हूँ। तो एरे भी अब दो टाइप की होती है। एरे होती है वन डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, दो टाइप की एरे होती है। सबसे पहले देखते हैं वन डायमेंशनल एरे क्या होता है। और वन डायमेंशनल डायमेंशनल एरे आपकी एक लिस्ट होती है, सिंपल सी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप नंपाई एरे के साथ काम करते हैं तो मेमोरी मैनेजमेंट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब मेमोरी मैनेजमेंट भी किस तरीके से काम करता है वो भी आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आगे हम बात करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट, क्यों आपको नंपाई यूज करना चाहिए और क्यों आपको पाइथन की एरेस को यूज नहीं करना चाहिए। तो अभी के लिए आप देखिए, अभी मैं एक एरे क्रिएट करूंगा। मैं लिखूंगा np डॉट एरे। तो जैसे मैं लिखूंगा np डॉट एरे, तो मेरे को इसके अंदर एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा। अभी आप देखिए 1 2 3 ये लिख के मैं एक एरे को यहाँ पर कर सकता हूँ। अब मेरे को एरे प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारा एक एरे प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए हमारा एक एरे प्रिंट हो चुका है। तो ये आपका सिंपल वन डायमेंशनल एरे, आप इसमें लीनियर एरे है जिसमें सिर्फ एक एक्सिस है। अब अगर आपको पता हो कि हम टू डायमेंशनल एरे की बात करते हैं, हम मैट्रिक्स देखते हैं, तो मैट्रिक्स क्या होती है, टू डायमेंशनल एरे होती है मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है, आप मैट्रिक्स की बात करोगे तो टू डायमेंशनल एरे होती है मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये वाली जो हमारी एरे है, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल जो लिया है, ये एक टू डायमेंशनल एरे है। और यहाँ पर आप देखिए ये एरे किस तरीके से क्रिएट करा, मैं करके बताता हूँ एक बार वापस। मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा टू एरे, टू डी एरे, और इधर लिखूंगा मैं np डॉट एरे। और टू डी एरे क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, टू डी एरे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको ब्रैकेट क्रिएट करना पड़ेगा। और उस ब्रैकेट के बाद जितनी भी रो आपको क्रिएट करनी है उस एरे के लिए, वो रो आप सिंपल क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक रो क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा 1 1 2 3। तो ये हमारी फर्स्ट रो क्रिएट होगी। इसी तरीके से सेकंड रो भी आप क्रिएट कर सकते हो, 4 5 6। और इसी तरीके से सेवंथ रो भी क्रिएट कर सकते हो। सेवंथ रो कैसे होगी, 7 8 9। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जितने भी आपके एक रो के अंदर एलिमेंट लिखोगे वो आपकी हो जाएगी उस एरे के कॉलम्स। ये आपके रो हो गए और ये कॉलम्स हो गए। अब एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए क्या एरर आ रही है, इन वैलिड डेसिमल लिटरल। तो मेरे को यहाँ पर डेसिमल नहीं लिखना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एरे टू। मैं यहाँ पर डायरेक्ट एरे टू लिख देता हूँ। तो ये क्या हुआ, अब यहाँ पर आप देखिए हमारी एक एरे क्रिएट होगी। अगर मैं लिखता हूँ ARR2, तो यहाँ पर हमारी एक 2D एरे प्रिंट होगी। ये 1D एरे होगी इसमें, यानी फर्स्ट डायमेंशनल एरे। और ये आपकी होगी टू डायमेंशनल एरे। तो ये सिंपल सी है, एरे किस तरीके से प्रिंट कराना है, ये आपकी सिंपल सी बात होगी। अब नेक्स्ट हम देते हैं कि डी टाइप क्या होता है, यानी डेटा टाइप्स क्या होते हैं इसके अंदर। एरे के भी कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, यानी इंटीजर 1, इंटीजर 8, इंटीजर 16, इंटीजर 34, इंटीजर। तो इस टाइप से होते हैं। किस तरीके से इंटीजर क्या होते हैं, जो आपके डी टाइप होते हैं एरेस के अंदर, यानी एनपी एरे के अंदर आपके जो डी टाइप होते हैं वो आपके मेमोरी मैनेजमेंट में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। जब आप मेमोरी मैनेजमेंट के साथ काम करोगे, जब आपको पता है कि एरे के अंदर कितने लिमिट का डेटा आपको एंटर करना है, तब आपको डी टाइप यूज करना, आप यूज करोगे तो काफी ज्यादा आप फायदेमंद रहोगे। जैसे कि मैं यहाँ पर पीडीएफ में लिखा है कि डी टाइप क्या होता है। जैसे कि अगर मैं इंट डी टाइप की बात करूँ तो उसके अंदर आप -128 से लेकर प्लस +128 तक की वैल्यू एंटर कर सकते हो उस एरे के अंदर। अगर इंट 16 की बात करूँ तो उसके अंदर आप -32768 से लेकर +32768 तक की वैल्यू प्रेजेंट कर सकते हो। और 32 में और बड़ी वैल्यूज को एंटर कर सकते हो। जितनी ज्यादा आप बड़े बढ़ाते जाओगे उतनी ज्यादा वैल्यूज को आप एंटर कर सकते हो। और ये वैल्यूज क्या आती है, 2 to the power 8, 2 to the power 16, 2 to the power 32। तो इस तरीके से वैल्यूज आपकी आगे बढ़ती जाती है।
तो जब आपको ध्यान रखना है छोटी वैल्यूज के साथ जब काम करो तो आप डी टाइप 8 लिख सकते हो, थोड़ी बड़ी वैल्यू के साथ काम करना है तो आप डी टाइप 16 लिख सकते हो, फिर 32 लिख सकते हो, 64 लिख सकते हो। अब डी टाइप किस तरीके से लिखेंगे, मैं एक नया एरे क्रिएट करूंगा ए नाम से, मैं लिखूंगा np.array और इसके अंदर लेट्स सी कि मैं एक एरे क्रिएट करूंगा। मैं एरे किस नाम से क्रिएट करूंगा, मैं लिखूंगा 1, 2, 5 और इसके बाद सेकंड हमारी रो लिखूंगा 6, 3, 5 और इसकी मेरे को कॉलम्स को रोज के लिए मेरे को डबल ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। आपको ध्यान रखिए कि सबसे पहला ब्रैकेट तो ये लगाना है और उसके अंदर जितनी रो आपको क्रिएट करनी है वो उसको एक अलग लिस्ट के अंदर आपको क्रिएट करना है। और यहाँ पे लिखूंगा मैं डी टाइप इज इक्वल्स टू इंट 8। अब आप देखिए मैं डी टाइप इज इक्वल्स टू इंट 8 लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरे को np डॉट इंट 8 लिखना पड़ेगा। np डॉट इंट 8 तो यहाँ पर हमारा np आ चुका है। अब मैं यहाँ a डॉट डी टाइप भी चेक कर सकता हूँ, a डॉट डी टाइप इंट 8 आ रहा है। इसी तरीके से a आर 2 का अगर मैं चेक करने की कोशिश करूँ तो क्या आएगा, लेट्स सी। मैं लिखूंगा डी टाइप तो इसका डी टाइप 32 आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ ARR डॉट डी टाइप तो इसका डी टाइप आ रहा है इंटीजर 32। तो ध्यान रखिए जब भी आप डी टाइप मेंशन नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो 32 ले लेता है। अगर आपकी छोटी वैल्यूज के साथ काम कर रहा है तो भी वो 32 ही लेगा। लेकिन जब आप डी टाइप आपके खुद के हिसाब से भी सेट कर सकते हो, यहाँ पे लिखिए np डॉट इंटीजर 8 तो आपका डी टाइप अब 8 हो जाएगा। कस्टम डी टाइप भी मैनेज कर सकते हो और बाय डिफॉल्ट तो 32 तो रहता ही है आपका। यहाँ पर आप देखिए 32 तो रहता ही है और बाय डिफॉल्ट आप कुछ भी ले सकते हो, इंट 8, इंट 16, इंट 32, 64 भी ले सकता हूँ मैं। हमारी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ एरर भी नहीं आएगी हमारी। तो ये हमारा हो गया डी टाइप तब का। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एरे क्रिएट करोगे तो ये फर्स्ट रो होगी, ये सेकंड रो होगी और ये थर्ड रो होगी। और ये फर्स्ट कॉलम 1 4 7, सेकंड कॉलम हो गया 2 4 8 और थर्ड कॉलम हो गया आपका 3 6 9। तो जब भी मैं रो की बात करूँ तो ये रो होगी आपकी और ये कॉलम हो गया आपका 1 4 6 2 5 8 3 6 9। तो ये मैंने इसमें भी लिख रखा है रोज और कॉलम्स क्या है। अब ये आता है आपका ए आर डॉट शेप इज यूज टू गेट शेप ऑफ एन एरे। अब शेप क्या होता है एरे का, तो जैसा मैं बता रहा था ARR2 डॉट, अगर मैं शेप को प्रिंट कराने की कोशिश करूं मैं लिखूंगा ARR डॉट शेप। तो यहाँ पर आप इसने मेरे को 3 क्रॉस 3 दे दिया, यानी 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। सिंपल है कि 3 रो प्रेजेंट है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, 3 कॉलम फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड कॉलम। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी इन सब चीजों में। बहुत ज्यादा बेसिक्स जब आप बात करते हो मैट्रिक्स के बेसिक्स है ये, कुछ दिक्कत नहीं है। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है ये, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। AR डॉट शेप का यूज करके आप शेप देख सकते हो मैट्रिक्स के, कौन कितनी रो और कितनी कॉलम है। फर्स्ट रो होती है और सेकंड कॉलम। साइज की बात करूँ तो AR डॉट साइज लिखकर आप सिंपली मैट्रिक्स की साइज को प्रिंट कर सकते हो, एरेस की साइज को प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि हमारी जो ARR2 वाली एरे है उसके अंदर हमारे 9 एलिमेंट्स है और ARR वाली मैट्रिक्स है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, उसको भी चेक कर लेते हैं। लिखूंगा ARR डॉट, मैं लिखूंगा ARR डॉट साइज। तो यहाँ पर हमारा 3 सक्सेसफुल रिटर्न हो जाएगा। तो ये सब चीजें हमारी कॉलम और इन सब चीजों के बारे में। तो आप देखिए साइज का यूज करके ये हमारा 6 साइज की मैट्रिक्स है, ये भी हमारी 6 साइज की मैट्रिक्स है, लेकिन दोनों का शेप बिल्कुल अलग है। ये 3 क्रॉस 3 की ये है 2 रोज और 3 कॉलम्स और ये है 3 रोज और 2 कॉलम्स। साइज दोनों की सेम है लेकिन दोनों का शेप डिफरेंट है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है टू गेट एन एलिमेंट यू गेट। तो अब एलिमेंट्स को किस तरीके से प्रिंट करना है, लेट्स सी। अभी थोड़ा ऊपर चला गया, मैं इस एरे को नीचे की तरफ प्रिंट करूंगा। लेट्स सी कि मुझे इस एरे के सेकंड रो और सेकंड कॉलम का कोई एलिमेंट चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। आपको सेकंड रो और सेकंड कॉलम यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे। तो यहाँ पर आप देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम यहाँ पर 9 आ गया है क्योंकि इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 1 2 0 1 2। अगर मेरे को 5 चाहिए तो मैं यहाँ लिखूंगा ARR2, मैं लिखूंगा ARR2 1 और 1। तो यहाँ पर अब देखिए हमारा यहाँ पर 5 रिटर्न हो जाएगा। तो ये बात होगी आपके एरेस के, यानी 3D एरे के, यानी आपकी 2D जो आप एरे की बात करो उसके एलिमेंट को गेट करने की। अब आप एलिमेंट्स को अपडेट भी कर सकते हो। लेट्स से कि मैं वापस कॉल करूंगा ARR2 सेकंड इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स, यानी इस वाले एलिमेंट को 9 वाले एलिमेंट को 0 1 2 यानी सेकंड कॉलम के
सेकंड इंडेक्स वाले कैरेक्टर को जो है 9। अब इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 99। तो अब ARR2 को मैं प्रिंट कराऊंगा तो आप देखिए यहाँ पर 9 हमारा हो चुका 99। तो इस तरीके से आप किसी भी एरे की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज भी हमारी हो चुकी है कवर अप। तो अब ये रहता है कि आप एरे कितने टाइप से क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहला वे तो आप देख लिया कि आप डायरेक्ट ARR NP एरे लिखकर, सिंपल सी बात है, एक सिंपल एरे किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो वैसे क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है, उसके अंदर जितनी भी रोज है वो आपको क्रिएट करनी है, और रोज के एलिमेंट जो भी होंगे आपके, जैसे 5 6 4 5 6, तो ये आपके कॉलम्स हो जाएंगे। तो ये सबसे पहला भी हो गया आपका किसी भी एरे को क्रिएट करने का। नेक्स्ट होता है कि आप जीरोस का यूज करके एरेस को क्रिएट कर सकते हो। चलते हैं यहाँ पर हमारे पीडीएफ में, और जीरोस क्या होता है, जीरोस एंड वंस एरे। तो जीरो एरे में क्या होगा, जीरो एरे में किसी भी शेप की आप जीरोस एलिमेंट की एरे क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं जीरोस एरे की बात करूँ तो मैं लिखूंगा जीरोस इज इक्वल्स टू np डॉट जीरोस, np.zeros। इसके अंदर मेरे को दो वैल्यूज को पास करना पड़ेगा, इसमें मेरे को शेप लिखनी पड़ेगी कि कितनी रो और कितनी कॉलम की आपको जीरोस की एरे चाहिए। लेट्स से मेरे को जीरोस की एरे चाहिए, 2 कॉलम होने चाहिए और 2 रो होनी चाहिए और 4 कॉलम होने चाहिए। एंटर प्रेस करूंगा तो कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, लेकिन हमारी इंटरनली एक जीरोस की एरे क्रिएट हो गई है। प्रिंट करा के रख बताऊं तो यहाँ पर अब देखिए 0 0 0, 2 रो है और 3 कॉलम है, सारे एलिमेंट्स 0 0 0। तो ये आप क्रिएट कर सकते हैं कि एम्प्टी एरे जीरोस एलिमेंट की। इसी तरीके से वंस की भी ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं, सेम चीज है, np डॉट वंस, और इसके अंदर भी सिंपल आपको 2 3 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम 3 की बात करेंगे। अब आप देखिए 2 रो और 3 कॉलम के आपके पास सारे एलिमेंट 1 है, वो एरे क्रिएट हो गया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। जैसा कि मैंने आपको पीडीएफ में बताया कि ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड। जीरोस की एरे क्रिएट कर सकते हैं, बस 1 की एरे क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप रेंज का यूज करके भी एरेस को क्रिएट कर सकते हैं। एरेस को एक लीनियर एरे क्रिएट होती है, जब भी आप रेंज का यूज करोगे तब आपकी एक 1 डायमेंशनल लीनियर एरे क्रिएट होती है, जिसको आप 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल क्रिएट कर सकते हो। अभी के लिए आप देखिए मैं सिर्फ ए रेंज की बात करूंगा। मैं लिखूंगा ए रेंज इज इक्वल्स टू np डॉट अरेंज। तो ये भी एक फंक्शन होता है। रेंज और अरेंज के अंदर आप कंफ्यूज मत होइए, रेंज का मतलब आपका अलग होता है, अरेंज भी आपका सिमिलर तरीके से काम करता है, लेकिन ये एक नंपाई का फंक्शन है जिसका यूज करके आप लीनियर एरे को क्रिएट कर सकते हो। इसके अंदर आपको वैल्यू को पास करना है कि 0 से लेकर कौन से इंडेक्स तक आपको आपके वैल्यूज चाहिए आपकी एरे के अंदर। इसको सेव करूंगा, मैं लिखूंगा अरेंज। तो यहाँ पर आप देखिए इसने एक हमें लीनियर एरे प्रिंट करके दे दी है, जिसके सिर्फ एक रो है और 9 कॉलम्स है, जिसकी वैल्यूज है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर काउंट नहीं हुआ। जिस तरीके से आप रेंज के अंदर, फॉर लूप के अंदर आप रेंज यूज करते थे, तो लास्ट वाला इंडेक्स जो होता था वो आपकी रेंज का लास्ट इंडेक्स आपका कभी काउंट नहीं होता था। नमपाई के अंदर भी रेंज जब आप दोगे तो लास्ट वाला इंडेक्स आपका काउंट नहीं होगा। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका अरेंज हो गया। अरेंज आपको अभी ध्यान रखना है कि अरेंज किस तरीके से काम करता है। अरेंज हमेशा आपको आउटपुट के अंदर एक लीनियर एरे देता है, यानी एक सिर्फ 1 डायमेंशनल एरे देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से आप अरेंज का यूज करके एक लीनियर एरे को गेट कर सकते हो और बाद में उस लीनियर एरे को 2D एरे में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो भी देखेंगे। चलते हैं हमारे थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड मेथड होता है आपकी एल स्पेस, यानी लीनियर स्पेस। इसके अंदर होता है कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा, एंड पॉइंट दिखेगा देना पड़ेगा, और आपको एलिमेंट देना पड़ेगा, यानी स्टार्ट और एंड पॉइंट के बीच में कितने एलिमेंट होने चाहिए। अभी आप देखिए मैं लिखूंगा AR डॉट लीनियर और लिखूंगा NP डॉट लीनियर स्पेस। इसके अंदर आपको 3 चीजें देनी पड़ेगी। सबसे पहले स्टार्ट, 1 से लेकर स्टार्ट करो, 10 तक जाओ, और बीच में आपके सिर्फ 5 एलिमेंट होने चाहिए। इसको रन करूंगा तो यहाँ पर एक लीनियर एरे इसने हमको दे दी। अब आप देखिए लीनियर एरे तो हमको दे दी, लेकिन कुछ अलग से एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। 1 आ गया, फिर 3.25 हो गया, 5.5, 7.75, 10। लेकिन चीज जो इसमें बात करने की चीज है वो है आपके 1 2 3 4 5। 1 से स्टार्ट हुआ, 10 पे कंप्लीट हुआ, और बीच में आपके 5 एलिमेंट, और सारे एलिमेंट का जो गैप देखोगे, यानी सेकंड इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट को अगर लेस करोगे तो इसका डिफरेंस है 2.25, इसका डिफरेंस है 2.25, इसका डिफरेंस है 2.25, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी है 2.25। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि सबका डिफरेंस आ रहा है 2.25। तो इसका मतलब क्या है, जब भी आप लीनियर स्पेस का काम करते हो
तो लीनियर स्पेस क्या करता है, लीनियर स्पेस आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको जितने भी एलिमेंट चाहिए वो एलिमेंट दे देगा और हर एलिमेंट का बीच का जो गैप होगा वो हमेशा सेम होगा। अभी आप देखिए मैं एक टेम्प नाम से मैं क्या करूँगा, एक एक्स नाम से एक एनपी डॉट लीनियर स्पेस नाम से एक और क्रिएट करूँगा और इस बार मैं आपको थोड़ी ऐसी चीज़ बताऊँ जिसमें आपको थोड़ा समझ आए। लेट्स सी मैं लिखूँगा 1 से लेके 4 करो और 4 एलिमेंट ही उसमें होने चाहिए। 1 से लेकर 4 चाहिए मेरे को एलिमेंट, स्टार्टिंग 1 से होनी चाहिए, 4 तक जानी चाहिए और बीच में 4 एलिमेंट होने चाहिए। एक्स को प्रिंट करूँगा तो आप देखिए 1, 2, 3, 4 सबका डिफरेंस 1 है और 1 से लेकर 4 तक हो गया और बीच में 4 एलिमेंट। तो ये आपका हो चुका है लीनियर स्पेस। तो इस टाइप से भी आप एक एरे को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें भी आपका लीनियर एरे काम करता है। हम देखेंगे कि लीनियर एरे को किस तरीके से आप 2D एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है कि एम्प्टी एरे को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, यानी रैंडम, इसको आप एम्प्टी भी बोल सकते हो, रैंडम भी बोल सकते हो। जो बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो, यानी एम्प्टी, रैंडम जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो। किस तरीके से काम करता है? यहाँ पर आप देखिए मैंने एम्प्टी लिखा है। एम्प्टी के अंदर आपको सबसे पहला रो पास करनी पड़ेगी, कॉलम पास करना पड़ेगा और इसमें लिखा है विथ एम्प्टी यू कैन क्रिएट अ एम्प्टी एरे ऑफ रैंडम एलिमेंट्स। एम्प्टी का यूज़ करके आप एम्प्टी एलिमेंट्स की एरे को क्रिएट कर सकते हो। मैं लिखूँगा एम्प्टी इज़ इक्वल्स टू एनपी डॉट एम्प्टी और इसके अंदर लेट्स सी कि मैं 3 लिख देता हूँ। 3, 3 लिख देता हूँ। एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर एक क्या एरर आई है, कैन नॉट इंटरप्रेस 3 एज़ डेटा टाइप्स। अब देखिए मैं ऊपर जब काम कर रहा था, तब जब भी आपको रो कॉलम लिखनी है तो आपको रो कॉलम एक टपल के फॉर्म में एंटर करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर हमारी एरर इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने इसको टपल के फॉर्म में एंटर नहीं किया। अब मैं करूँगा 3, 3 तो यहाँ पर आप देखिए अब हमारी एरर नहीं है। तो ये छोटी-छोटी एरर मैं जान करके इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि जब आप इस ऐसे कन्फ्यूजन में फँसो, जब भी आपकी कुछ ऐसी एरर आए, तब मैंने खुद आपको एक एरर क्रिएट करके बताई। अब आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि इस चीज़ आपको करनी नहीं है। आपको जब भी कुछ रो और कॉलम पास करना है, तब आपको उसको एक टपल के फॉर्म में पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए अब मैं इसको एम्प्टी प्रिंट करूँगा, तो एम्प्टी क्या कर रहा है, एम्प्टी हमको सारे 0 एलिमेंट की एरे को प्रिंट करके दे रहा है। तो ये हमारा एम्प्टी आ गया है। तो ये हमारा एम्प्टी यहाँ पर आ चुका है, एम्प्टी एरे क्रिएट करेगा सारे रैंडम एलिमेंट्स की। तो इसको अगर वापस रन करूँ और नेक्स्ट इसको वापस रन करूँ, तो अभी हमको एम्प्टी एरे यहाँ पर दे रहा है और इसका डेटा टाइप भी लिख सकता हूँ, मैं लिखूँगा डी टाइप इज़ इक्वल्स टू इंट एनपी डॉट इंट 32 लिख देता हूँ, तो 32 हो जाएगा अभी। यहाँ पर आप देखिए जैसे मैंने इसको 32 करा, तो इसने 32 की वैल्यूज़ के रैंडम वैल्यूज़ को यहाँ पर प्रिंट करके दे दिया। अब डी टाइप लिखोगे तब 32 लिखेगा, कुछ भी नहीं लिखोगे तो और कुछ भी नहीं लिखोगे तो क्या होगा देखते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखता और इसको एंटर करता और मैं इसका डी टाइप प्रिंट करना डॉट डी टाइप प्रिंट करा था, तो इसने फ्लोट 64 दे दिया हमको और अगर मैं इसका डी टाइप लिख देता, मैं लिखता कॉमा डी टाइप इज़ इक्वल्स टू डी टाइप लिख के ही चलते हैं, कोई बात नहीं है। एनपी डॉट इंट 8 इंट कर देता हूँ 8। अब इसका डी टाइप हो चुका है 8 और एम्प्टी को अगर वापस प्रिंट करा के दिखाऊँ, एम्प्टी को प्रिंट करूँगा, मैं लिखूँगा एम्प्टी, तो यहाँ पर हमारी एम्प्टी एरे यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। रैंडम एलिमेंट्स कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, अभी आप देखिए कुछ भी एलिमेंट है, अब वापस यहाँ पर 0 एलिमेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये आपका हो गया एम्प्टी एरे। तो एम्प्टी एरे आपके इस तरीके से काम करती है। नेक्स्ट चलता है हमारी क्या होती है, नेक्स्ट होती है आपकी आइडेंटिटी। सिमिलर टू आइडेंटिटी, सिमिलर होती है आइडेंटिटी किस तरह से, वी कैन क्रिएट अ 2D आइडेंटिटी एरे ऑफ सेम रो सेम कॉलम विद ऑल डायगोनल एलिमेंट 1। तो एम्प्टी आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी एरे आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह होती है। आइडेंटिटी एरे के अंदर आपकी रोज और कॉलम आपके सेम नंबर्स के होते हैं। आप देखिए मैं 3 लिखूंगा तो 3 रोज और 3 कॉलम्स आपके प्रेजेंट होंगे और उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, सारे एलिमेंट्स आपके जीरो होंगे, सारे एलिमेंट जीरो होंगे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के। डायगोनल पे जो भी एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। अब आप देखिए मैं लिखूंगा आइडेंटिटी आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू एनपी डॉट आइडेंटिटी और इसके अंदर मेरे को वैल्यू को पास करना पड़ेगा। लेट्स सी 3 को पास करता हूँ, आइडेंटिटी को प्रिंट करा के देखूँगा, तो वो आइडेंटिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है और अगर आप बात करोगे दूसरी चीज़ों की, यानी अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब आप एडवांस मैट्रिक्स लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ 3 की अगर मैंने लिखी है तो 3 रोज और 3 कॉलम्स प्रेजेंट होंगे और सारे डायगोनल एलिमेंट्स आप देखिए, सारे डायगोनल एलिमेंट्स आपके यहाँ पर 1 है और बाकी सारे एलिमेंट्स
0। तो ये होगी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये टोटल 5 तरीके से आप आपकी एरेस को क्रिएट कर सकते हो numpy का यूज़ करके। सबसे पहला सिंपल हो गया, उसके बाद हो गया आपकी ज़ीरोस की, वन्स की, उसके बाद अरेंज का यूज़ करके, लीनियर स्पेस का यूज़ करके, एम्प्टी यूज़ करके, आइडेंटिटी यूज़ करके। बाद में आप वैल्यूज़ को तो चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। वैल्यूज़ अपने आप चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रीशेप। अब रीशेप क्या करता है? मैंने आपको बताया था रेंज के बारे में, अरेंज के बारे में। अरेंज क्या करेगा? एक लीनियर एरे आपको प्रिंट करके देगा। आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर अरेंज को वापस यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ, मैं लिखता हूँ अरेंज। तो अरेंज के अंदर आपके पास एक लीनियर एरे है, लीनियर एरे है। अगर मैं लिखता हूँ अरेंज डॉट साइज, एलिमेंट की साइज कितनी है? 9। तब आपको क्या करना है? अब मैं इसकी शेप को चेंज करके बताता हूँ। मैं कैसे करूँगा? मैं लिखूँगा पहले मैट्रिक्स का नाम अरेंज डॉट शेप। शेप क्या करूँगा? मैं लिखूँगा शेप के अंदर मेरे को 2 पैरामीटर पास करना पड़ेंगे। शेप के अंदर मेरे को लिखना पड़ेगा शेप के अंदर मेरे को लिखना पड़ेगा 3 क्रॉस 3। अभी आप देखिए टपल इज़ नॉट कॉलेबल, मेरे को वापस वही मिस्टेक होगी यहाँ पर। इस तरीके से लिखूँगा, किस तरीके से क्या है? इसके अंदर चलता हूँ मैं। मैं देखिए यहाँ पर लिखा है arr डॉट np रेंज, रेंज का यूज़ करके और arr डॉट रीशेप। मैंने यहाँ पे लिखा है शेप लिख दिया है। मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा रीशेप, और रीशेप मेरे को क्या करना है? 3,3। अब आप देखिए, जैसे मैं लिखूँगा रीशेप 3,3, तो इसने मेरे को यहाँ पर एक हमारी जो लीनियर एरे थी, अरेंज का यूज़ करके हमने क्रिएट करी थी, उसको एक 3D एरे में कन्वर्ट कर दिया। और 3D एरे मतलब 3,3। और ये किस तरीके से मैंने 3 लिखा? ज़रूरी नहीं आप 3,3 लिख सकते हो। आप यहाँ पर लिख सकते हो अरेंज डॉट रीशेप, और वापस इसको रीशेप कर सकते हो। बस इस बात का आपका ध्यान रखना है, जो रो और कॉलम आप से सिलेक्ट कर रहे हो, उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो अरेंज की साइज़ के इक्वल होना चाहिए। अगर आप 4,8 लिख दोगे तो आपकी एरर आ जाएगी। अगर मैं 3,4 लिख दूँगा तो भी आपकी एरर आ जाएगी। अगर मैं 3,2 लिख दूँगा तो भी आपकी एरर आ जाएगी। 9 कब आएगा? 9 हमेशा 3,3 क्रॉस 3 पे आपका 9 आएगा। जब भी आप 3 क्रॉस 3 लिखोगे तो आपका आपका 9 आ जाएगा। लेट्स सी कि मैं एक x नाम की एक एरे क्रिएट करता हूँ। मैं लिखूँगा x इज़ इक्वल्स टू एम्प्टी डॉट अरेंज, और इस बार मैं 12 यानी 12 कॉलम की एरे को प्रिंट करूँगा। आप देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एलिमेंट्स आपके प्रेज़ेंट है। x डॉट साइज़ लिख के भी आप चेक कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा x डॉट रीशेप। अब इसकी साइज़ को है 12, तो आप 12 किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो? 1, 12 कर सकते हो, तो आपकी हो जाएगी। और x डॉट रीशेप करके यहाँ पे लिख सकते हो 12 कॉलम, 12 रो और सिर्फ़ 1 कॉलम, तो 12 रो 1 कॉलम होगी। x डॉट रीशेप कर सके यहाँ पर आप लिख सकते हो 4,3, तो भी आपका काम करेगा। तो चीज़ें किस तरीके से काम कर रही है आप देखिए। ज़रूरी नहीं है आपकी कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, बस आपका जो रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन है वो उस यानी उस जो पैरेंट एरे है उसकी साइज़ के इक्वल होना चाहिए। 3 क्रॉस 3 है तो 9, यहाँ पर हमने 12 की क्रिएट करी तो 1 इंटू 12 हो सकता है, 12 इंटू 1 हो सकता है, 4 इंटू 3 हो सकता है, 3 इंटू 4 हो सकता है, 6 इंटू 2 हो सकता है, 2 इंटू 6 हो सकता है। तो काफ़ी कुछ हो सकता है, तो उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर भी लिखा है 3 क्रॉस 3 2D इंटू 1D। और नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है एक्सिस ऑफ एरे। अब एक्सिस क्या होती है? लेट अस अज्यूम एन एरे 2D एरे, यानी हम एक अज्यूम करते हैं 2D एरे, और ये हमारा एक 2D एरे है। अब जब एक्सिस की बात करूँगा तो हमारे पास 2 एक्सिस होती है। अगर मैं बात करूँ कम मैथ्स एक्स एंड वाई एक्सिस की, वाई एक्सिस की, मैं एक्स और वाई एक्सिस की बात करूँ तो ये आपका ग्राफ होता है। ग्राफ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको बोलते हैं आप एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को बोलते हो आपको वाई एक्सिस। ये क्या होता है? जी, इसको आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, और ये होती है वाई एक्सिस। सिंपल सी बात है। इसके अंदर भी हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है। अगर मैं यूँ क्रिएट करूँ, यूँ एक लाइन क्रिएट करूँ, मैं क्या करूँगा? मैं अभी यूँ एक लाइन क्रिएट करता हूँ या फिर यूँ एक लाइन क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर हमारी एक एक्सिस अज़्यूम कीजिए। अब जो आपकी ये वाली जितनी भी चीज़ें होगी, यानी हॉरिज़ॉन्टली जितनी भी चीज़ें होगी, वर्टिकली यानी 1, 4, 7, 2, 5, 6, 2, 5, 8, 3, 6, 8, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो रो जितनी भी आपकी होगी वो एक्सिस 1 होगी, और कॉलम जितने भी होंगे वो एक्सिस 0 होंगे। तो रो क्या होती है? रो हॉरिज़ॉन्टली होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपकी एक्सिस 1 होगी। एक्सिस हमेशा ध्यान रखना, एक्सिस आपकी जो लेटी हुई चीज़ होगी, यानी जो सोता हुआ होगा वो एक्सिस 1 होगा, और जो खड़ा होगा वो एक्सिस 0 होगा।
वर्टिकली एक्सेस 0, हॉरिज़ॉन्टली एक्सेस 1। अब एक्सेस से रिलेटेड भी कुछ मेथड्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि सम। अब आप सम भी रिटर्न कर सकते हो किसी एक्सेस से रिलेटेड, जैसे कि अगर मैं सम लिखूँगा, सम इज़ इक्वल्स टू एक्सेस से 0 लिखूँगा, तो एक्सेस 0 का सम यानी 1, 4, 7, 12, 2, 5, 8, 15, 3, 6, 9, 18। और एक्सेस 1 का अगर सम की बात करूँ, तो एक्सेस 1 का सम यूँ होगा हमेशा, लेटा हुआ 2, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको भी करके देखते हैं। मैं एक नई एरे को क्रिएट कर देता हूँ। मैं लिखूँगा कि एक्सिस एरे इज़ इक्वल्स टू, एक्सिस की बात कर रहा था, एक्सिस एरे लिख देता हूँ, एनपी डॉट एरे। और इस एरे के अंदर मेरे को एरे को लिखना पड़ेगा। मैं एक 2D एरे क्रिएट करूँगा, तो ये हमारे 2D एरे का फर्स्ट रो होगी 2, 1, 2, 3। और इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 4, 5, 6। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा हमारा अ, एक और एलिमेंट आएगा यहाँ पर 5, 6 आ गया, 7, 8, 9, 7, 8, 9। तो ये हमारी एक 2D एरे यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं लिखूँगा एक्सिस ARR, तो यहाँ पर हमारी एक 2D एरे यहाँ पर आ चुकी है। जो ये हमारी सब हो जाएगी रो, ये एक्सिस हो जाएगी, ये वाली जो एक्सिस होगी रो वाली, ये होगी एक्सिस 1, और ये वाली होगी एक्सिस 0। क्या है एक्सिस में जो लेटी हुई है वो एक्सिस 1, एक्सिस 1, एक्सिस 2, एक्सिस 3, एक्सिस 0, एक्सिस 0, एक्सिस 0। अगर मेरे को जितनी भी एक्सिस 0 है, यानी जो भी हमारी वर्टिकल लाइन्स हैं, उन सारी वर्टिकल लाइन्स का सम चाहिए, यानी 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9। अगर आप स्टैटिक्स पढ़ी है, तो स्टैटिक्स में भी आप ऐसा करते हो कि जितनी भी कॉलम्स होते हैं, सारे कॉलम्स का अगर आपको सम चाहिए, तो आप लिखोगे एक्सिस डॉट ARR, एक्सिस ARR डॉट सम। या फिर आप लियो लिखोगे, यानी ऐसे लिखोगे np डॉट सम। और इसके अंदर आपको 2 चीज़ों को पास करना पड़ेगा। सबसे पहली होगी आपकी एरे का नाम, एक्स वो यानी हम बात करेंगे एक्सिस, हमारी एरे का नाम। और उसके बाद कौन-सी एक्सिस की बात करूँगा, एक्सिस इज़ इक्वल्स टू 0। तो एक्सिस 0 की बात करूँगा, तो इसने क्या रिटर्न करा? अब देखिए 12, 15 और 18 हमारी जितनी भी वर्टिकल है, वर्टिकल जो भी यानी सारे कॉलम्स का इसने सम रिटर्न कर दिया। 7 + 4 11 + 1 12 आ गया। 8 + 2 10 + 5 15। इसी तरीके से 6 + 3 9, 6 + 3 9 और 9 + 9 18 यहाँ पर हमारा आ चुका है। इसी तरीके से अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इस बार करता हूँ एक्सिस 1, तो यहाँ पर आप देखिए 1, 2, 3 हमारा अब यूँ हमारा करेगा, यानी रोज़ का सम इसको देगा। एक्सिस 1 में हमको क्या मिलेगा? रोज़ का सम मिलेगा। 1, 2, 3 6, 6 आ गया। और 6 + 4 5 + 5 15। इसी तरीके से 9 + 7 16 + 8 24। वही मैंने यहाँ पे लिखा था 1 + 4 12 5 16 और 6 15 24। तो ये आपकी 2 एक्सिस प्रेज़ेंट होती है आपकी, और इस तरीके से आप एक्सिस का सम को प्रिंट कर सकते हो एरर्स के अंदर। आप देखिए चीज़ें कितनी ज़्यादा आसान हो रही है जब हम नमपाई का यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं इसी चीज़ को पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ करके करता तो मेरे को कितने फॉर लूप लगाने पड़ते, कितने व्हाइल स्टेटमेंट लगाने पड़ते, कितने ज़्यादा लॉजिक को क्रिएट करना पड़ता। लेकिन जब मैं नमपाई के साथ काम कर रहा हूँ, चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। इसको ही कहते हैं हम लाइब्रेरीज़। और लाइब्रेरीज़ होती इसलिए कि आपका जो काम होता है, प्रोग्रामिंग होती है, उसको ईज़ी बनाने के लिए आपकी लाइब्रेरीज़ अवेलेबल होती है। जितनी भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हो, पाइथन की बात करूँ, जेंगो की बात करूँ, जावा की बात करूँ, सी प्लस प्लस की बात करूँ, जितनी भी लाइब्रेरीज़ है, वो आपका काम आसान बनाने के लिए होती है, कोई काम ज़्यादा करने के लिए होती ही नहीं है। अभी वापस चलूँगा मैं मेरे पीडीएफ में और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है एन.din। अब ये क्या करेगा? ये सिंपली कुछ नहीं है कि हमारे जितने भी, अभी हम सिर्फ़ 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स और एरे की बात कर रहे हैं। जब आप मल्टी डायमेंशनल के बारे में बात करोगे, जब आप पांडास के साथ काम करोगे, जब मल्टी डायमेंशनल एरेज़ आपकी क्रिएट होएगी, तब यहाँ पर आपके काम आता है, तो उस टाइम आपके काम आएगा यहाँ पर आपका नम एंड दिन, यानी कितने डायमेंशन का एरे है वो आपको प्रिंट कराना पड़ेगा। अगर अभी मैं आपको यूज़ करके बताऊँ, तो अभी आप देखिए हमारी एक एरे क्रिएट करी थी, 1 डायमेंशनल वाली थी। ARR2 नाम की एरे आपकी 2 डायमेंशनल थी। अगर मैं लिखूँगा ARR डॉट एंड डिम, तो यहाँ पे आपको 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि 1 डायमेंशनल एरे है। और यहाँ पर अगर एंड ARR2 पे अगर सेम फंक्शन रन करूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ARR2 डॉट एंड डिम, नंबर ऑफ डायमेंशन यहाँ पर हमारी 2 है। तो ये आपका एंड डिम हो गया। अब नेक्स्ट आता है कि हाउ टू गेट मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम एरे। तो मैक्सिमम और मिनिमम की बात आती है जब भी आप बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। तो अब मैक्सिमम मिनिमम भी देख लेते हैं क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो लेट्स सी, मैं क्या करूँगा, मैं एक रैंडम एरे को क्रिएट करूँगा मैक्सिमम और मिनिमम समझाने के लिए। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं एक रैंडम एरे को क्रिएट करूँगा। मैं लिखूँगा x इज़ इक्वल्स टू np डॉट एरे।
इस np डॉट एरे का यूज़ करके मैं मैक्सिमम मिनिमम की बात करूँगा। तो यहाँ पर एक एरे क्रिएट करता हूँ, मैं लिखूँगा 1, 2, 2, 3 और ये हमारा फर्स्ट हो गया, फर्स्ट रो 0, 8, 69 और ये हमारा सेकंड रो होगी। इसी तरीके से थर्ड रो भी क्रिएट कर दूंगा 69, 5, 8। तो ये हमारी दो क्रिएट हो चुकी है। एक 2 डायमेंशनल एरे यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। लेट्स सी, मेरे को इस 2 डायमेंशनल एरे का मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए, तो लिखूंगा x डॉट आर्ग्यूमेंट मैक्सिमम। तो इसने हमको 5 रिटर्न करके दिया। अब 5 क्यों रिटर्न करके दिया, लेट्स सी। तो इसने हमको 5 रिटर्न करके दिया, तो 5 क्यों रिटर्न करा? अगर मैं इसको एज अ वन डायमेंशनल एरे कंसीडर करूँ, तो ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड, ये 0th इंडेक्स, सेकंड फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स। फिफ्थ इंडेक्स के ऊपर आपका 69 प्रेजेंट है, इसलिए इसने आपको 5 यहाँ पर रिटर्न करके दे दिया है। इसी तरीके से x डॉट ए आर जी मिन रन करूंगा, मैं लिखूंगा ए आर जी मिन। तो इसने हमको 3 रिटर्न करके दे दिया। और इसमें आपके देखिए हमारा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 0, 0th फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स। तो यहाँ पर आप इसने सिमिलरली हमको थर्ड इंडेक्स रिटर्न करके दे दिया। अब आप स्पेसिफिक एक्सिस के ऊपर भी आपका जो मैक्सिमम और मिनिमम आर्ग्यूमेंट रन कर सकते हो, मैक्सिमम और मिनिमम आर्ग्यूमेंट। तो सेम एग्जांपल को लेकर काम करूंगा, मैं लिखूंगा एक्स डॉट ए आर जी मैक्स निकाल दो, लेकिन एक्सिस आपकी होनी चाहिए एक्सिस इक्वल टू 0। अब देखिए क्या रिटर्न करा इसने रिटर्न करा 2,1,1। अब क्यों रिटर्न करा 2,1? मैंने आपको बताया था जब भी आप एक्सिस 0 की बात करो, जब भी आप एक्सिस 0 की बात करो, उस टाइम आप बात कर रहे हो वर्टिकल। आप जब भी एक्सिस 0 की बात करो, आप वर्टिकल चीजों का बात करो। वर्टिकल में आप देखिए ये फर्स्ट वाली एक्सिस का वर्टिकल बनी, मैंने कॉलम 1 की बात कर रहा हूँ, तो कॉलम 1 पे सेकंड वाला 0, 1, 2 यानी सेकंड इंडेक्स, तो उसने सेकंड इंडेक्स दे दिया। इसी तरीके से कॉलम सेकंड के अंदर आपको मैक्सिमम क्या है 8, तो ये कौन सा इंडेक्स हो गया, फर्स्ट वाला इंडेक्स, तो यहाँ पे 1 आ गया। इसी तरीके से थर्ड कॉलम के अंदर आपका मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, 69, कौन से इंडेक्स पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे है, फर्स्ट इंडेक्स इस तरीके से आपका रिटर्न हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं एक्सिस 0 की मिनिमम वैल्यूज को फाइंड आउट करूं, मैं लिखूंगा एक्सिस 0 मिनिमम, तो इसने रिटर्न करा है 100। 100 किस तरीके से, फर्स्ट कॉलम के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट कैरेक्टर 0, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉलम के अंदर 2 और थर्ड कॉलम के अंदर 3। तो ये सेकंड इंडेक्स हो गया, फर्स्ट इंडेक्स हो गया, फर्स्ट इंडेक्स हो गया, तो ये आपके हो गया इंडेक्स। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर x को प्रिंट कराकर मैं x डॉट ए आर जी मैक्स लिखता हूँ, ए आर जी मैक्स, लेकिन इस बार मैं बात करूंगा एक्सिस इज इक्वल टू 1 की। एक्सिस 1 के लिए बात करेंगे। एक्सिस 1 पे इसने मेरे को क्या रिटर्न करा, एक्सिस 1 पे इसने मेरे को रिटर्न करा है 2, 2 और 0। एक्सिस 1 मतलब होता है रो, और फर्स्ट रो के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट है 3 जो कि सेकंड इंडेक्स पे है। सिमिलरली तो सेकंड आपकी रो के ऊपर हमारा जो 69 है वो मैक्सिमम एलिमेंट है जो कि सेकंड वाले इंडेक्स के ऊपर है, और थर्ड वाली रो के अंदर 69 0th इंडेक्स पे आपका प्रेजेंट है। सिमिलरली एक्स डॉट ए आर जी मिन का यूज करके एक्सिस लिखूंगा मैं 1, एक्सेस इज इक्वल टू 1 रन करूंगा। सिमिलर आप देखिए किस तरीके से रन करा, मिनिमल एलिमेंट मिल गया है 0th वाला। रो 1 के अंदर 1 हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू है, रो सेकंड के अंदर 0 और रो थर्ड के अंदर 5, 0, 0, 1, 0, 0, 1 रिटर्न हो गया। और यही चीज मैंने हमारी पीडीएफ के अंदर भी लिखी है, आप देखिए 2, 2, 1, 1, 1, 0, 0 और 2, 2, 0 सेम एग्जांपल लिया है। लेकिन आप देखिए मैंने यहाँ पर सॉर्ट लिखा, सॉर्ट आपके पाइथन के अंदर सॉर्ट फंक्शन होता है जो क्या करता है, किसी भी एरे को सॉर्ट कर देगा। अब जब मैं नमपाई के बारे में बात करूँ, तो नमपाई के अंदर भी आपका सॉर्ट होता है, तो सॉर्ट करेगा, सिंपल सी बात है, सॉर्ट की बात कर रहा हूँ, यानी स्मॉल वैल्यू पहले और बड़ी वैल्यू बाद में। तो रन करूंगा, एक्स को प्रिंट कराऊंगा। अब आप देखिए अब हमारी सब चीजें चेंज हो गई है, 1, 2, 3, 0, 8, 69, 5, 8, 69, जितनी भी आपकी रोज थी वो सारी रोज को इसने सॉर्ट करके प्रिंट कर दिया। अब आप देखिए किस तरीके से है, 1, 2, 3, 0, 8, 69 पहले से सॉर्ट है, फर्स्ट वाला पहले सॉर्ट है, सेकंड वाला पहले से सॉर्ट है, लेकिन रो 3 क्या है, रो 3 है 69, 5, 8, इसने इसको कर दिया 5, 8, 69, तो इसने थर्ड रो को सॉर्ट कर दिया है। जैसा मैंने आपको बताया था, थर्ड दिस रो इज सॉर्टेड, यानी थर्ड रो आपकी सॉर्ट हो चुकी है। हमने सेम एग्जांपल लिया, सेम सॉर्ट फंक्शन यूज करा है, और सेम आउटपुट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ में आप एरिथमेटिक ऑपरेशंस के साथ भी काम कर सकते हैं। जब आप बात करते हैं नमपाई के बारे में, जब भी आप नमपाई का यूज करते हैं तो आप एरिथमेटिक ऑपरेशंस के साथ भी काम कर सकते हैं। लेट्स से मैं दो लिस्ट क्रिएट करता हूँ, अगर मैं पाइथन के अंदर होता है, तो लेट्स से मैं अभी पाइथन की बात नहीं करता, अभी मैं ARR2 लिखूंगा। ARR2 आपका इस तरीके से है, मैंने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करी थी, मैं लिखा था आइडेंटिटी। तो
मैं यहाँ पर आइडेंटिटी की स्पेलिंग सही कर देता हूँ। सबसे पहले की बात, आइडेंटिटी की स्पेलिंग। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ARR2 और आइडेंटिटी को ऐड कराना चाहता हूँ। मैं लिखूंगा ARR2 प्लस आइडेंटिटी, और सारे एलिमेंट्स को इसने ऐड कर दिया। आप देखिए 1 + 1 2, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 4 + 0 हो जाएगा 5 + 6। सारे एलिमेंट इसने ऐड कर दिया। आप देखिए जितने इसमें क्या होता है कि जितने भी डायगोनल पे एलिमेंट होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। पूरी की पूरी सेम प्रिंट होगी, लेकिन जो एलिमेंट्स यानी फर्स्ट इंडेक्स का फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो गया, जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसका एडिशन यहाँ पर परफॉर्म हो चुका है। लेकिन अगर मैं, तो ये चीज होती है, ये सिर्फ आपकी numpy के अंदर काम करती है। अगर मैं पाइथन के अंदर काम कर रहा होता और दो लिस्ट को अगर प्रिंट कराने की कोशिश करता, मैं लिखा एक एक लिस्ट ये होगी, सेकंड लिस्ट आपकी ये होगी, दोनों लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा, ऐड करूंगा, तो यहाँ पर आप देखिए सिंटेक्स एरर आ गई है क्योंकि मैंने पैरेंथेसिस गलत लगा दिया। अब आप देखिए इसने एडिशन तो परफॉर्म नहीं किया, बल्कि दो लिस्ट को, दो एरेस को इसने कॉन्केटिनेट कर दिया, यानी दो एरे को जोड़ के आपको प्रिंट करके दे दिया। ये लो दो एरे जोड़ दी मैंने, लेकिन हमको एरेस के एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट कराना था, तो ये पाइथन के अंदर पॉसिबल नहीं है। जब आपको पाइथन के अंदर काम करना है तो आपको सिंपल है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर पाइथन के अंदर उसके अंदर काम करना पड़ेगा। क्या, आपको पाइथन के अंदर फॉर लूप लगाना पड़ेगा, स्टेटमेंट्स लगाने पड़ेंगे, लॉजिक को क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आप बात कर रहे हो नमपाई की लाइब्रेरी है, चीजों को आसान कर देती है, तो डायरेक्टली आप काम कर सकते हो। आइडेंटिटी के साथ ये होता है, और आइडेंटिटी के साथ में आप मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, एरिथमेटिक ऑपरेशन, यानी सारे एरिथमेटिक ऑपरेशन। आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी में क्या था कि डायगोनल वाले एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सब 0, तो बाकी सब इसने 0 कर दिया, और डायगोनल पे जो भी एलिमेंट था वो वैसे का वैसे इसने प्रिंट करके दे दिया अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर यूज करा। तो यही चीज थी आपकी एरिथमेटिक ऑपरेशन। जैसे कि यहाँ पर भी आप देखिए, दो एरे क्रिएट करे, प्लस करके बताया, मल्टीप्लिकेशन भी करके बताया मैंने आपको यहाँ पर। इसके साथ में आप स्क्वायर रूट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हो इसके अंदर। और स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपली np.square रूट, और जिस भी एरे का आपको स्क्वायर रूट चाहिए वो एरे यहाँ पर आप लिख सकते हो। लेट्स सी, मैं लिखूंगा np.sqrt, और मेरे को चाहिए एरे 2 का स्क्वायर रूट। प्रिंट करूंगा तो जो भी एलिमेंट है उन सबके स्क्वायर रूट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि लास्ट एलिमेंट था 99, तो वो हो सकता है 9 के पास एलिमेंट है, तो 9.94 उसका स्क्वायर रूट यहाँ पर इसने प्रिंट करा के दे दिया है। अगर सम कर सकते हो, सम एलिमेंट, सारे एलिमेंट का सम ले सकते हो, मैं लिखूंगा np.sum, और सम किसका करो, एरे 2 का सम कर दो। तो जितने भी एरे 2 का एलिमेंट है उन सबका सम यहाँ पे 135 यहाँ पर आ चुका है। अगर मैं एरे 2 को प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए इन सारे एलिमेंट्स का सम 135 है, और ये हमको यहाँ पर रिटर्न हो चुका है। np.max लिखोगे तो मैक्सिमम इंडेक्स वाला एलिमेंट मिल जाएगा, np.min लिखोगे तो मिनिमम एरे का इंडेक्स मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे साथ आता है कि वेयर कंडीशन। अब वेयर कंडीशन के अंदर आप कंडीशंस क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिए मैं लिखूंगा np.where, और इसके अंदर एक कंडीशन मेरे को लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी, ARR2 के अंदर से जितने भी एलिमेंट है, जो एलिमेंट 5 से बड़े हैं वो एलिमेंट यहाँ पे मेरे को रिटर्न कर दो। तो उसने सारे एलिमेंट जो भी 5 से बड़े हैं वो यहाँ पर इसने रिटर्न कर दिया है। अब देखिए क्या है 1,2, यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट यानी 1,2 यानी ये वाला, और इसके बाद इसने रिटर्न किया 2,0 यानी 7, और इसने रिटर्न करा 2,1 और 2,2। अब देखिए यू, आपको इसको आप पढ़े गलत रहोगे, मैं आपको बताता हूँ इसको पढ़ना कैसे है। इसने मेरे को दो एरेस को रिटर्न करा, फर्स्ट एरे ये है और सेकंड एरे आपको ये है। तो आपको किस तरह से पढ़ना है, फर्स्ट एरे का फर्स्ट वाला इंडेक्स और सेकंड वाले जीरो वाला इंडेक्स, यानी 1,2 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो जीरो रो फर्स्ट रो, और सेकंड कॉलम 5, यानी 5 है तो 5 से बड़ा यानी 5 तो काउंट होगा। और इसी तरीके से 2,0, तो ये 2,07, 2,1 8 हो गया, 2,2 99, तो ये सारे एलिमेंट्स आपके 5 से बराबर है या फिर 5 से बड़े हैं। तो इस तरीके से आपको इस चीजों को रिटर्न करना है। और इसी तरीके से np.count नॉन जीरो को कर सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं नॉन जीरो को। मैं लिखूंगा आइडेंटिटी, मैं लिखूंगा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। मैं लिखूंगा np.count, काउंट कर दो नॉन जीरो एलिमेंट को, नॉन जीरो, जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है उन सारे नॉन जीरो एलिमेंट को काउंट कर दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से। तो इसने काउंट कर दिया, टोटल 3 एलिमेंट आपके नॉन जीरो है और जो कि डायगोनल एलिमेंट है। तो ये आपका हो गया काउंट नॉन जीरो एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मैंने सबसे स्टार्ट कर रहा था तब मैंने आपको बताया था नमपाई आपका मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है, आपका मेमोरी इसको सेव करता है। किस तरीके से, क्यों मैं ऐसा कह रहा था ये भी देखते हैं कि क्या है, क्यों मैं ऐसा कह रहा था, मेरे को ऐसा क्यों बोल रहा था।
प्रैक्टिकल करके बताऊँगा, कुछ भी चीज़ मैं हवा में नहीं कहूँगा। जितनी भी चीज़ों की बात करूँगा, सब चीज़ों को प्रैक्टिकल करूँगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि क्या है। आप मुझे नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो। तो लेट्स सी, मैं लिखूँगा एक पाइथन की एरे क्रिएट करूँगा। पाइथन की एरे, इसके अंदर 3 एलिमेंट होंगे 1, 2, 3। तो अब आप देखिए PRAR, ये आपकी एक पाइथन एरे क्रिएट होगी। अब इसी पाइथन एरे का यूज़ करके एक नंपाई एरे क्रिएट करते हैं। मैं लिखूँगा npar, और नंपाई एरे कैसे क्रिएट करें, np.array, और इसके अंदर पाइथन एरे को पास कर दूंगा। मैं कुछ अलग चीज नहीं लिखूंगा, पाइथन एरे का यूज करके ही नंपाई एरे क्रिएट करा। आप मेरे को बोलना मत कि मैंने ये क्यों क्रिएट करा, ऐसे क्या क्रिएट करा। अब आप देखिए, मेरे को गेट साइज करनी है, मेरे को पाइथन एरे कितनी मेमोरी यूज कर रहा है वो गेट करनी है। मैं सिस्टम को इम्पोर्ट कराऊंगा, मैं करूंगा सिस्टम को इम्पोर्ट कराऊंगा, मैं करूंगा सिस्टम डॉट गेट गेट साइज ऑफ 1, यानी एक बाइट कितनी, यानी एक वैल्यू 1 कितनी आपकी बाइट लेता है, यानी 1 इंडेक्स कैरेक्टर आपकी कितनी बाइट लेता है वो लूंगा। और इसको मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा लेंथ ऑफ PYAR। तो इससे इससे क्या होगा, इससे आपकी जो ये PYAR यानी पाइथन की एरे है उसकी यहाँ पर साइज आ जाएगी, जो कि है 84। अब सिमिलरली मैं हमारे नंपाई एरे की साइज को प्रिंट कराता हूँ। तो नंपाई एरे की साइज प्रिंट कराना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं लिखूंगा np डॉट साइज आइटम साइज, मैं लिखूंगा np डॉट आइटम साइज, आइटम की साइज मल्टीप्लाई कर दो इसको npar डॉट साइज से, npar की साइज से, एंटर प्रेस करूंगा। अब देखिए कितना ज्यादा फर्क आ रहा है। जो पाइथन एरे है उसके साइज है 84, लेकिन जो नंपाई एरे है उसके साइज है 12। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, और आप अब समझ गए होंगे कि आपको क्यों numpy एरे यूज़ करना चाहिए, क्यों इस तरीके से काम करता है। तो हमने कंप्लीट कर लिया आपका numpy बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। अब आप numpy का यूज़ करके आप पांडास को सॉल्व कर सकते हो। आप मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मैट्रिक्सेस होती है, एडवांस डेटा होता है, मैनिपुलेशन होता है, उसके साथ आप काम कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। और आप इस पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड कर देना, क्योंकि इस पीडीएफ में मैंने बिल्कुल हैंड रिटन सब चीज़ें करी है। मैंने सब चीज़ें एकदम अच्छी तरीके से समझाई है आपको। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती इस पीडीएफ से रिलेटेड, ट्यूटोरियल से रिलेटेड, तो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा उस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने numpy को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया। नहीं, हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट के काफ़ी ज़्यादा आगे पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पांडास के बारे में। हम पांडास लाइब्रेरी को यूज़ करके डेटा मैनिपुलेशन करेंगे। CSS फाइल को हैंडल किस तरीके से कर सकते हैं। लास्ट वीडियो हमने XML, API, JSON, Shuttle मॉड्यूल और OS मॉड्यूल, काफ़ी सारी चीज़ों का हम बात कर लिए है। अभी लगभग हमारी जो पाइथन की प्लेलिस्ट है और कंप्लीट तो हो चुकी है, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ एडवांस टॉपिक के बारे में, और ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो मैटर करते हैं, रियली जो चीज़ें मैटर करती है, जो ट्रेंडिंग में चल रही है चीज़ें, जो कंपनी की डिमांड है, इंडस्ट्री क्या चीज़ डिमांड कर रही है, उन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ अभी के लिए। तो इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लीजिए, यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, बुकमार्क कर लीजिए, सेव बिल्कुल कर लीजिए, आप यहाँ पर सेव कर लीजिए इस प्लेलिस्ट को। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ आया तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए अपडेट्स के लिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।